एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही है ओबी की सीरीज। ओबी में हमने ऑलरेडी पावर एंड पॉलिटिक्स तक कंप्लीट कर लिया था। उसके अलावा मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन में बहुत सारे टॉपिक्स करवा दिए थे, लाइक मीनिंग, फीचर्स, स्टेजेस, टाइप्स, कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेस एंड ट्रांजिशंस। तो यहाँ तक हमने लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लिए थे, राइट। अभी आज मैं आपको करवाऊंगी मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या ना, अभी लड़ाई झगड़े तो हो गए है ना, मतलब लड़ फिर तो लिए आप, उसको हैंडल भी तो करना होगा है ना, उसको मैनेज भी तो करना होगा। तो मैनेज कैसे करना है कॉन्फ्लिक्ट को, लड़ाइयों को मैनेज कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग एक मॉडल दिया है। बेसिकली 5 तरीके बताए हैं थॉमस एंड किलमन ने। यहाँ पे 5 तरीके बताए हैं कि कैसे हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, वो 5 तरीकों पे जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ असर्टिवनेस क्या होता है एंड कोऑपरेटिवनेस क्या होता है। सबसे पहले तो ना, अगर मान लो 2 बंदे हैं ना, वो 2 बंदे आपस में लड़ रहे हैं और दोनों ही पार्टीज ना अपना अपना सोच रही है कि हाँ भी हम लोग कैसे जीते इस कॉन्फ्लिक्ट से, है ना, हम लोग कैसे विन करें कॉन्फ्लिक्ट से। अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, सेल्फिश हो रही है, तो उसे हम कहेंगे असर्टिवनेस। और अगर हम कोई लड़ाई हो गया है ना, कोई इशू हो गया, तो उसमें हम ये चीज सोच रहे हैं चल कोई बात नहीं, इट्स ओके, लड़ाई हो गई है, हम मैच्योरिटी से इसको सॉल्व करेंगे ताकि मेरा भी नुकसान ना हो और सामने वाले का भी नुकसान ना हो, है ना। हम इसमें सामने वाले का भी सोचते हैं, सामने वाले को कोऑपरेट करके चलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिवनेस। ठीक है, अब इसमें मैं आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगी 5 तरीके जो बताए गए हैं कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के। सबसे पहला तो है कॉम्पिटिंग। कॉम्पिटिंग में क्या होगा, नाम से पता लग रहा है, इसमें विन पहले रहता है, मतलब मेरे को जीत रहा है, सामने वाला कहेगा मेरे को जीत रहा है ना, आई विन यू लूज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कंपटीशन में हम अपने बारे में सोचते हैं और यहाँ पे जो असर्टिवनेस रहती है ना, बहुत ज्यादा पीक पे रहती है, हाई पे रहती है। ठीक है, और कोऑपरेटिवनेस कहाँ पे रहेगी, एकदम लो पे। ठीक है, तो ये हो गया पहला तरीका, बस इतना सही था, कॉम्पिटिंग। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग में हम थोड़े मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, हम ये चीज सोचते हैं कि चलो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, इट्स ओके, हम लोग ना मतलब ऐसा मिलजुल के सॉल्व करेंगे, कोलैबोरेट कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप है ना, तो हमने डिपार्टमेंट में एक लैपटॉप है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, यूज आपको भी करना है, यूज मेरे को भी करना है, लड़ाई हो गई उस चक्कर में, तो मैंने सोचा चलो ठीक है 3 दिन मैं यूज कर लूंगा, 3 दिन आप यूज कर लेना। या फिर हम लोग ऐसा करते हैं, पहले 2 घंटे मैं यूज कर लूंगा, फिर 2 घंटे आप यूज कर लेना। तो हमने कैसे भी करके ना कुछ ऐसा तोड़ वोड़ निकाला उस चीज का, हमने कोलैबोरेट कर लिया। तो इस तरीके से क्या होगा, दोनों ही जीत जाएंगे, है ना। यहाँ पे हम अपने बारे में भी सोच रहे हैं, ऑब्वियसली सी बात है, 2 घंटे मैं यूज करूंगी लैपटॉप, तो अपने बारे में सोचूंगी, तो यहाँ पे असर्टिवनेस भी हाई पे रहेगी और यहाँ पे कोऑपरेटिवनेस भी हाई पे रहती है। हम दूसरे का भी उतना ही सोचते हैं जितना हम खुद के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो कोलैबोरेट हो गया। उसके बाद हम सेकंड पे चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज। एक चीज और, कोलैबोरेट तब होता है ना जब सामने वाले पे ट्रस्ट हो, है ना। कोलैबोरेट होने के लिए सामने वाले के लिए ट्रस्ट प्लस रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर मेरे मन में डाउट रहेगा कि हाँ भी लैपटॉप जो है वो चलो ठीक है, अभी 2 घंटे तो वो सामने वाला बंदा यूज कर रहा है, वो कहीं 2 के 3 घंटे ना करते, मेरी बारी ना आई फिर, है ना, तो मतलब एक तरीके का अगर डाउट में रहूंगी तो मैं अच्छे से कोलैबोरेट नहीं कर पाऊंगी, राइट। तो कोलैबोरेशन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी मेंशन किया, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कोलैबोरेशन के लिए क्या चाहिए, ट्रस्ट भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन भी चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो कोलैबोरेट नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पे चलते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग ना मतलब बीच का कुछ ऐसे ना, मतलब रास्ता वस्ता निकालना, कुछ वो चीज करना, ये होता है कॉम्प्रोमाइजिंग। ये भी लगभग क्या है, कोलैबोरेट जैसा ही है। ठीक है, इसमें भी दोनों ही लोग विन करते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो थोड़ा मैं झुक जाता हूँ, थोड़ा सामने वाला झुक जाएगा, है ना, थोड़ा यू बेंड थोड़ा आई बेंड, तो इससे क्या होगा, दोनों ही जीत जाएंगे, है ना, दोनों में से कोई भी हारेगा नहीं। तो यही होता है कॉम्प्रोमाइजिंग, जहाँ पे दोनों ही थोड़ा थोड़ा झुकते हैं। इसमें भी हम ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि लाइक लैपटॉप है तो लैपटॉप थोड़ा मैं यूज कर लूंगा, चलो एक दिन मान लो पहले मैंने यूज कर लिया मॉर्निंग में, इवनिंग में आपने यूज कर लिया, अगले दिन इवनिंग में जो है वो आपने यूज कर लिया और मॉर्निंग में मैंने यूज कर लिया। तो ऐसा ऐसा करके हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ठीक है, एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो वो कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाता है। कॉम्प्रोमाइजिंग में असर्टिवनेस भी मीडियम रहती है और कोऑपरेटिवनेस भी मीडियम रहती है। मतलब कहने का कि हम दोनों मतलब खुद के बारे में भी उतना ही सोचते हैं जितना सामने वाले के बारे में, बट हम ज्यादा ना तो खुद के बारे में सोचते हैं ना सामने वाले, थोड़ा मीडियम मीडियम रहता है इसमें। ठीक है,
इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज अवॉइडिंग। अवॉइडिंग में क्या होता है ना कि ना कई बार क्या होता है ना, लोग डरते हैं कि हाँ भी अगर हमने कुछ कह दिया तो लड़ाई ना हो जाए, लड़ाई बढ़ ना जाए, है ना। तो इसमें हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि चलो इट्स ओके ना यार, सामने वाला तुम्हें यूज करना है, लैपटॉप तो सारा दिन यूज कर, मैं अपना जैसे भी करूंगा कर लूंगा, ये सामने वाला भी सोचता है सेम चीज, है ना। तो हम दोनों ही कहीं ना कहीं उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। बातचीत करने से हम लोग पीछे हट रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग यहाँ पे अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। चीजों को, इश्यूज को इग्नोर करते हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं, ताकि लड़ाई में वो चीज कन्वर्ट ना हो, ठीक है। ना हम यहाँ पे दूसरे का सोचते हैं, ना हम यहाँ पे ज्यादा खुद का सोच रहे हैं, ठीक है। बस जस्ट इट्स ओके कि हमें मेंटल पीस चाहिए, हमें अवॉइड करना है, सामने वाले को भी सेम चीज चाहिए, तो हमें अवॉइड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ही हार जाएंगे, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हुआ तो फिर विनिंग भी नहीं होगी, है ना। कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हुआ तो फिर विनिंग भी नहीं होगी एक जने की या दोनों जनों की। तो यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो कि दोनों ही लूज कर जाएंगे। बट हाँ, अगर हमें अंदर ही अंदर दबा के रखेंगे कोई चीज, तो ऑब्वियसली सी बात है हम 2 दिन कर सकेंगे, 4 दिन, महीना कर सकेंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा। तो ये टेम्पररी पीरियड के लिए तो चलो ठीक है, भी हम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकते हैं, कैसे, उसको अवॉइड करके। तो ये टेम्पररी पीरियड के लिए तो चलो ठीक है ना। या कुछ ऐसा माइनर से कुछ इश्यूज हो रहे हैं, छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं, बट अगर कोई बड़ा इशू आ जाता है, कोई रोज के इश्यूज हो रहे हैं, उसके लिए अवॉइडिंग ठीक नहीं है ना। हम कब तक अवॉइड कर सकेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए चलो ठीक है, ठीक है। लैपटॉप अक्सर को चाहिए तो रहेगा ना। अगर हम ये सोचे ना तू यूज करेगा लैपटॉप ना मैं यूज करूँ, कोई थर्ड पर्सन यूज कर लेगा, हम दोनों ही हैंड रिटन वर्क कर लेते हैं, है ना, हम दोनों ही बाय हैंड काम कर लेते हैं, तो कब तक करेंगे, कब तक उस चीज से भागेंगे, है ना। तो बस वही चीज आ जाती है, यहाँ पे हम कॉन्फ्लिक्ट से भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है लास्ट होता है अकोमोडेटिंग। इसमें हम दयावान हो जाते हैं, हम ये सोचते हैं या मैच्योरिटी दिखा लेते हैं, कैसे भी आप इसको ले सकते हो। इसमें होता है लूज पहले, मतलब मैं लूज करूंगी और आप जीतोगे, आई लूज यू विन, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, हम सारे तरीके अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब ये जितने भी ऊपर ये मेंशन है ना, हम सब करके देख लेते हैं, फिर भी कॉन्फ्लिक्ट सोल्व नहीं हो रहा। फिर इन दैट केस क्या करेंगे हम, इन दैट केस हम अपने जो नीड्स हैं, हम हमारी जो विशेज हैं, हम उसको क्या कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, हम उसको उसका बलिदान कर देंगे, ठीक है। और इसमें हम सोचेंगे चलो सारा दिन आप यूज करो लैपटॉप, इट्स ओके, मैं अपना काम चला लूंगी या मैं कैसे भी और कर लूंगा, ठीक है। तो ये होता है अकोमोडेटिंग। तो ये 5 वेज हैं, किसने दिए हैं 5 वेज, थॉमस एंड किलमन ने, और इन्होंने 5 वेज बताए हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने के, ठीक है। अभी ये तो हो गए जो मॉडल के अकॉर्डिंग, है ना। उसके बाद क्या है, इसके बाद सब कॉमन पॉइंट्स भी आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको भी सुनना। इसमें क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, है ना। तो कुछ कॉमन पॉइंट्स है इसको लेकर के, ये भी मैंने मेंशन किए हैं। अभी कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़े, आप एक बात सोचो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो वही पुराना सिस्टम चलाता रहेगा, है ना, वही ट्रेडिशनल सिस्टम चलाता रहेगा, और कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, बातचीत नहीं हो रही, लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, सब कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वही पुरानी चीजें, चेंजेस हो ही नहीं पाएंगे, अंदर के ओपिनियंस बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, तो चेंजेस नहीं होंगे, वो भी अच्छा नहीं है ना ग्रोथ के लिए। बस वहीं खड़े रह जाएंगे जहाँ पे खड़े थे, ठीक है। और इसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब रोज की किच पिच एंड ऑल ये सब चीजें होने लगती है, तो उस वजह से क्या होगा, वर्क एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, है ना। मतलब ऑब्वियसली सी बात है, रोज के लड़ाई झगड़े से तो काम हम नहीं कर पाएंगे, हमारा मेंटल पीस खराब होगा और हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो ना तो बहुत ज्यादा होने चाहिए झगड़े, ना ही बहुत ज्यादा कम होने चाहिए। तो हमें एक ऑप्टिमम लेवल चाहिए, एक सही लेवल ऑफ झगड़े होने चाहिए, ठीक है। एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर तो हो रहा है लिमिटेड सा झगड़ा, मतलब लिमिट से थोड़ा कम झगड़ा हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग एनकरेज करेंगे, किसको, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट को। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट भी बोलते हैं, इसको हम स्टिमुलेट करेंगे, इसको हम एनकरेज करेंगे। तो एनकरेज कैसे कर सकते हैं हम लोग, किसी और मैनेजर को अपॉइंट करके, है ना, किसी और बैकग्राउंड के मैनेजर्स को ले आए ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट वैल्यूज के मैनेजर्स को ले आए। अब वो अपनी क्रिएटिविटी लेकर के आएंगे, वो अपना स्टाइल लेकर के आएंगे, उनकी अलग एक्सपीरियंस होगा, अलग क्वालिफिकेशन। अब नया पर्सन ऐसा अगर डिफरेंट बैकग्राउंड का एकदम आएगा, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन तो हिलेगी ना मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में तो चेंजेस तो आएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। अभी वो वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, चेंजेस होते हैं। इसके अलावा कोई टीम्स बनी हुई है, कोई नेटवर्क्स बने हुए हैं, इसमें बंदा बांट देंगे, मतलब
पर्सन को ऐड कर देंगे या फिर पर्सन को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अभी कोई ग्रुप बना हुआ है, कोई टीम बनी हुई है, इसमें एक नया पर्सन ऐड होगा तो वो अपनी सोच, अपना तरीका, अपनी पर्सनालिटी सब कुछ साथ में लेकर के आएगा ना, अपने एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ। सो इन दैट केस क्या होगा, थोड़े चेंजेस तो होंगे, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, थोड़े चेंजेस भी होंगे, ठीक है। उसके अलावा ओल्ड टीम्स है, ओल्ड डिपार्टमेंट्स है, इसको हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं ब्रेक कर कर, ठीक है। और उसके अलावा जो है ओपन कम्युनिकेशन अलाउड करना चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशंस में ना कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि ना कम्युनिकेशन थोड़ा लिमिट में रखो, है ना। होता है ना, बहुत ज्यादा अगर ओपन कम्युनिकेशन होगा तो सबके ओपिनियंस भी बाहर आएंगे, सबके तरीके, सब लोग खुल के बोलने लगेंगे। जितना ज्यादा वो लोग खुल के बोलेंगे उतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए कम्युनिकेशन को डाउन किया जाता है, बट ये चीज अच्छी नहीं है। जितना ज्यादा कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, खुल के होगा, उतना ज्यादा ही हमें सबको सुनने को मिलेगा और उस हिसाब से हम लोग बेस्ट डिसीजंस पे अराइव कर सकते हैं। हमें बहुत सारे सोल्यूशंस मिलेंगे, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे काम को करने के, तो उसमें से हम लोग बेस्ट वन सिलेक्ट कर पाते हैं। तो हमें ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा थोड़े बहुत फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देते रहो अपने एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम, ताकि वो थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें काम करने के लिए, है ना। उसके अलावा जब भी एक लीडर ने काम करवाना होता है, एक मैनेजर ने काम करवाना होता है, तो इट्स कंपलसरी की मतलब जरूरी कंपलसरी जैसा ही हो जाता है कि वो लोग इंटरेक्शन से काम करवाए, है ना। अगर वो बहुत ज्यादा रोब रखेगा, नॉर्मली मैनेजर क्या होता है ना, बहुत ज्यादा अपने ऊपर रोब रखता है ना। वो ये सोचता है कि रोब रखूंगा तो सब मेरे अकॉर्डिंग काम करेंगे और लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, है ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। बट ऐसा नहीं सही, उसे क्या करना चाहिए, इंटरैक्शन से काम करवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि डिसीजंस लेने में भी हेल्पफुल होता है, वो लोग डिसीजन का हिस्सा बनेंगे, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो थोड़े बहुत होंगे जरूर, बट वो हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है थोड़ा इनोवेशंस को, थोड़ा आइडियाज को वेलकम करना चाहिए। ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ पे हर एक एम्प्लॉय जो है वो अपना फ्रीली कम्युनिकेट कर सके और एक अच्छा इनोवेशंस हो सके, है ना। क्रिएटिविटी को हमें ऑलवेज वेलकम करना चाहिए। उसके अलावा चेंजेस करते रहो, बंदों में चेंजेस करते रहो, पीपल में चेंजेस करते रहो, स्ट्रक्चर में, वर्क एलोकेशन में, टेक्नोलॉजी में चेंजेस करते रहो। एक बार आना करेंगे एम्प्लॉयज कि हाँ भी हर चौथे दिन आप टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हो, है ना, बट सीखने को मिलेगा उन्हें। टेक्नोलॉजी वही 40 साल पुरानी आप टेक्नोलॉजी यूज करते रहोगे तो ऑब्वियसली सीखने को कैसे मिलेगा ना। एक बार तो थोड़ा मुश्किल लगेगा उन्हें कि टेक्नोलॉजी चेंज कर दी या स्ट्रक्चर चेंज कर दिया या सीट चेंज कर दी हमारी, है ना। बट जैसे जैसे थोड़ी वर्सेटैलिटी आती है, डायनेमिक जो है वो माहौल रहता है, तो उससे एक पर्सन सीखता है और चेंजेस होते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, इससे क्या होता है, एक हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट प्रमोट होता है और ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है एंड परफॉर्मेंस है वो क्या होती है, इंप्रूव होती है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं, लास्ट इसमें टॉपिक रहेगा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, उसके बाद नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने ये तो बात कर ली कि बहुत ज्यादा लिमिटेड झगड़े हैं, बहुत ही कम है, तो उससे हम लोग बढ़ाएं कैसे, इनकरेज कैसे करें। और अगर वो ज्यादा ही इनकरेज होंगे तो मतलब रोज की किचपिच होने लगी, रोज की लड़ाई झगड़े होने लग गए, डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट जिसे हम बोलते हैं, तो उसे हमें चाहिए हम उसे सॉल्व करें, उसे रिजॉल्व करें या फिर उसे दबाएं, उसे अवॉइड करें, उसे सप्रेस करें, कैसे भी करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो उसके कौन कौन से वेज हो सकते हैं वो चीज है, वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो लड़ने वाली पार्टीज है ना, कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज है, उनको अलग अलग कर दो, ठीक है। ये मतलब अगर बहुत ज्यादा ही वो लोग लड़ रहे हैं, नहीं सुधर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि उनको क्या कर दो, सेपरेट पोजीशंस पे या सेपरेट डिपार्टमेंट्स या सेपरेट प्लेस पे कर दो, इट्स बेटर। उसके अलावा मैनेजमेंट जब भी डिसीजंस लेती है तो इट्स बेटर कि वो लोग जो एम्प्लॉयज हैं उनका भी ओपिनियंस लें, उनकी भी सजेशंस लें। तो इससे क्या रहता है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल रहता है मैनेजमेंट का, है ना। मतलब वो सबको पार्टिसिपेट करवा रही है डिसीजन मेकिंग के अंदर। एट द एंड इम्प्लीमेंट तो उन्होंने करने हैं डिसीजन जो एम्प्लॉयज हैं, तो इट्स बेटर कि आप उनको भी थोड़ा थोड़ा मतलब उस चीज में लेकर के चलो, ठीक है, मतलब उस डिसीजंस मेकिंग में लेकर के चलो। उसके अलावा क्या है, इंडिविजुअल गोल्स को हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए। लाइक इंडिविजुअल गोल्स कौन कौन से हो सकते हैं, उन्हें बोनस देना है ना, उनके प्रमोशन करनी है एम्प्लॉयज की, उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट, ये सारे इंडिविजुअल गोल्स होते हैं एक पर्सन के, एक एम्प्लॉय के,
ठीक है, एक उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिले। और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स देती रहे, थोड़ा ना मतलब ऐसे इंडिविजुअल गोल्स को भी प्रेफरेंस दे, ताकि इंडिविजुअल्स मोटिवेटेड रहें और वो भी बढ़ चढ़ के मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करें। तो इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स दोनों क्या हो जाएंगे, इंटीग्रेट होकर के रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इंडिविजुअल में पूरे करने और इंडिविजुअल के गोल्स ऑर्गेनाइजेशन में पूरे करने, सो इट्स बेटर कि दोनों एक दूसरे का ध्यान रखें, बस वो चीज है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि मैनेजर्स हैं, मतलब कई बार ना कॉन्फ्लिक्ट हद से ज्यादा हो जाता है एम्प्लॉयज के बीच में, तो इट्स बेटर कि जो एक सीनियर है, एक मैनेजर है, वो बीच में आए और प्यार से तसल्ली से बिठा के उनका कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करवाए, ठीक है। और वहां पे उसे यही कोशिश करनी चाहिए, वो किसी का भी फेवरेट मतलब फेवर ना ले, कोई फेवरेट एम्प्लॉय है तो उस चीज को वो साइड में रख के बिल्कुल इम्पार्शियल होके वो जो डिसीजन है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको वो सॉल्व करवाए और डिसीजन ले आता है, ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए ना ऑलमोस्ट सबको। जैसे आपने सुना होगा ना, कोई रियलिटी शो होता है, जो फर्स्ट आता है उसको तो प्राइस मिलता ही मिलता है, लाइक 25 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, है ना। उसके अलावा जो सेकेंड होता है, जो थर्ड होता है, उनको भी ना डीमोटिवेट वो ना हो उस वजह से कई बार 5 लाख का 10 लाख का चेक दे दिया, या फिर उसके अलावा उनको ट्रॉफीज भी दी जाती है, नाम तो चलो खैर उनका हो ही जाता है ना। तो यहाँ पे जो है इंसेंटिव्स हमें क्या करना चाहिए कि अगर एक डिपार्टमेंट है, उसमें अगर 2 एम्प्लॉयज 4 एम्प्लॉयज अच्छा कर रहे हैं, तो उनको तो हमें इंसेंटिव्स एक्स्ट्रा देने ही देने हैं, वो तो कंफर्म ही है। उसके अलावा जो नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, वो पहले ही अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ऊपर से आप उनको बिल्कुल भी इंसेंटिव्स नहीं दे रहे हो, तो वो तो उनका तो मोरल एकदम ही डाउन हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स होते हैं उनको भी थोड़े बहुत दो, सबको दो। मतलब ये मत सोचो कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उनको नहीं देंगे, तो इससे उनको भी थोड़ा मतलब उनका भी मोरल जो है वो अप होगा और वो भी अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है मैनेजर को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जिसमें वो हर एक पार्टी को कन्विंस कर सके कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। मतलब कहने का, जैसे अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी नींद भी सेक्रीफाइस करते हो, है ना, अपनी आंखें भी, सब कुछ, दर्द भी होता है, मतलब मैं समझ सकती हूँ वो चीज, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, अपना एफर्ट्स डालते हैं, मेहनत करते हैं, ताकि हम लोग कुछ अचीव कर सके, है ना। तो यही मैनेजर को समझाना चाहिए कि आप लोग अगर मेहनत करोगे अच्छे से, तो इससे आपके भी गोल्स पूरे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के भी होंगे, तो अच्छे से मेहनत करो, है ना, कॉन्फ्लिक्ट ताकि कम से कम हो। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कि सब कुछ करके देख लिया, फिर भी अगर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है तो बस ट्रांसफर कर दो, ठीक है, उससे आपका मुकाओ एक यूनिट से दूसरे यूनिट में उसकी ट्रांसफर कर दो, ताकि प्लेस अलग अलग हो जाए, ठीक है। उसके अलावा जो है ना रूल्स का ध्यान रखना चाहिए। जब भी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व किए जाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है ना, प्रॉपर ऐसा ठीक है, चलो हमें इनफॉर्मल तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करवाना चाहिए, वो बेटर रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इनफॉर्मल तरीके में आप रूल्स को भूल जाओ, आपका कोई फेवरेट एम्प्लॉय है उसके साथ आप फेवरेटिज्म करो, है ना, उसके गलत पॉइंट भी को दबाने की कोशिश करो और सामने वाले के सही पॉइंट को आप इग्नोर मार दो, है ना, तो वहां पे वो पार्शियलिटी हो जाती है फिर। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इट्स बेटर कि एवरी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व हो। रूल्स के अकॉर्डिंग होगी तो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होती और कॉन्फ्लिक्ट भी अच्छे से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है बस पार्टीज को थोड़ा कन्विंस करो, अगर कोई बंदे दो लड़ रहे हैं आपस में तो उनको कन्विंस करो कि भाई लड़ने में कोई मतलब किसी का भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप ट्राई करो कि आप कॉन्फ्लिक्ट को जीतो नहीं, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करो। आप ये मतलब मेंटेलिटी मत रखो कि मेरे को कॉन्फ्लिक्ट में जीतना है, सामने वाला ये मेंटेलिटी रखे कि मेरे को कॉन्फ्लिक्ट में जीतना है। एक दूसरे से जीतने से बेटर कंपटीशन के बजाय, जैसे मैं आपको मेरे को 5 बताए हैं ना, तो कंपटीशन के बजाय इट्स बेटर कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज करो या फिर कोलैबोरेट कर लो, है ना, तो वो चीजें ज्यादा बेटर रहती हैं। तो एक कॉमन कॉन्सेंसस के थ्रू जो है मतलब आप एक कॉमन एक सहमति से जो है वो प्यार से एक यूनिटी के साथ जो बेसिकली एक उसको कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी रिसोर्सेज एक्सपेंड करके भी हम कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली काफी ज्यादा कई बार क्या होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि रिसोर्सेज कम है ऑर्गेनाइजेशन में, रिसोर्सेज सबको नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे मैंने आपको लैपटॉप का एग्जांपल दिया, लैपटॉप एक है, काम करने वाले ज्यादा हैं, सबके पास रिसोर्सेज नहीं आ रहे हैं, तो उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पहले मैं यूज करूंगा, पहले तू यूज करेगा, यही सब चलता रहेगा, है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को अगर हम लोग एक्सपैंड कर देंगे, थोड़े बढ़ा देंगे, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट अपने आप ही कम हो जाएंगे, ठीक है।
सो ये हो गया जी अपना, क्या हो गया, पूरा कॉन्फ्लिक्ट वाला जितना भी पूरा टॉपिक था ना वो हो गया पूरा। इसके बाद नेक्स्ट आपको लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी नेगोशिएशन, ठीक है। तो नेगोशिएशन मोस्ट प्रोबेबली मैं एक ही लेक्चर में करवाऊंगी, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा। इसके बाद ये पूरा टॉपिक आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन वाला पूरा हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी हो वीडियो प्लीज आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड उसके अलावा अच्छी लगी हो तो प्लीज वो भी कमेंट कीजिए, कमी लगी हो तो वो भी कमेंट कीजिए, ठीक है। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।